So where did I started with? Well, I basically belong to बरेली से हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक किया NIT इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने अराउंड 1.5 years 1.5 साल तक जॉब करी इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। ज्योग्राफी ऑप्शन लिया, उसके बाद अभी गवर्नमेंट फाइनेंस संभाल रहा हूँ। Who is an IAS officer? Well, IAS stand for Indian Administrative Services. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और सिविल सर्विसेज बेसिकली जनरलिस्ट नेचर की जॉब हैं। जनरलिस्ट का मतलब होता है कि वो कुछ चीज़ें जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। स्पेशलिस्ट टाइप की जॉब होती है जिसमें वो सब कुछ जानते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। दीज आर बेसिकली स्पेशलिस्ट जॉब। अगर हम बात करें जर्नलिस्ट की तो IAS या फिर बाकी सिविल सर्विसेज आर बेसिकली जर्नलिस्ट जॉब। तो बेसिकली एक IAS ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानता होगा। Now, how to become an IAS officer? Becoming an IAS officer is pretty easy if you ask me. All you have to do is to clear an exam, study hard, and that's it. UPSC हर साल एक एग्ज़ाम लेता है सिविल सर्विसेज का, उसी के थ्रू IAS मिलता है। हर साल कुछ पर्टिकुलर पोस्ट IAS की होती हैं, उसी एग्ज़ाम से थ्रू IPS बनते हैं, उसी के एग्ज़ाम के थ्रू IRS बनते हैं, और बाकी सर्विसेज भी उसी एग्ज़ाम के थ्रू निकलती हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू स्टडी हार्ड एंड गेट थ्रू। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दिस एग्जामिनेशन? देखिए, इस एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इट डजंट मीन मैटर कि आप कौन सी फील्ड से ग्रेजुएट हैं। यू कैन बी एन इंजीनियर, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप चाहे तो BA BSc जो भी आपको फील्ड में आपको ग्रेजुएशन लेना है, इंटरेस्टेड हो, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इस एग्जामिनेशन प्रोसेस ये होता है, इसमें एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, और थर्ड पॉइंट इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, उसमें 2 पार्ट होते हैं, CSAT और जनरल स्टडीज़। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका एक ऑप्शनल होता है जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरी होती है, बाकी आपकी जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, और फिर फाइनली हमारा स्टेज इंटरव्यू होता है। एक IAS की सैलरी कितनी होती है? वेल, काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है कि IAS करोड़ों कमाता है, एक IAS महीने में लाखों कमा ले जाता है। ऐसा नहीं है। What we get at the very basic level is 56,100 as a basic plus all the allowances excluded. तो लगभग हमारी जो फाइनली इन हैंड आती है, स्टार्टिंग सैलरी हमारी 60,000 से स्टार्ट होती है। वेल, एक IAS का काम क्या होता है? वेल, IAS is basically a manager to the government of India. So you will be basically managing the manpower, the resource, the physical resource, the money, the finances. तो आपको बेसिकली बस मैनेज करना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। व्हेन यू आर वर्किंग एज एन IAS ऑफिसर, यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट का एक फेस होते हैं पब्लिक को लेकर। सो व्हाट इज एन पावर ऑफ एन IAS ऑफिसर? वेल, IAS ऑफिसर या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उतनी ही पावर एंजॉय करता है जितना आप उसको देते हैं। बेसिकली यू आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया है सिक्योरिटी देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक गवर्नमेंट सेटअप चाहिए जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपने ये काम आप खुद नहीं किया, आपने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया, हमारी सैलरी दी, और हमने उतनी पावर में अपनी ड्यूटीज़ को बेसिकली यूज़ करके आपको वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करी। सो वी आर बेसिकली एंजॉइंग द powers which you have submitted to government of India in lieu of paying the taxes. Now, how to prepare for this exam? Well, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि IAS बनने के लिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई वुडंट से डैट। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके मन की लगन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हैं। सारे सोर्सेज, सारी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं जो आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता है। IAS इज बेसिकली, या फिर ये एग्जाम सिविल सर्विसेज का, ये टेस्ट करता है आपका जनरल नॉलेज या फिर जनरल एप्टीट्यूड। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर कंट्री, दैट्स इट। अगर आप अपने कंट्री के बारे में ही, अपने आसपास के बारे में सही तरीके से सब चीज़ें जान गए, तो यू आर बेसिकली रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है न्यूज़पेपर। सेकेंडली, फॉर द ऑप्शनल पेपर, दैट यू हैव टू गो टू द इन डेप्थ स्टडी। ऑप्शन के लिए आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा।
बाकी जीएस का आप जैसे नॉर्मल रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कॉमन स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है एक दो वेबसाइट आप फॉलो कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन मटेरियल फॉलो कर रहे हैं प्लस ऑफलाइन मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. व्हाट मैटर्स इज यू more than the material. Well, how much hours does a candidate need to become an IAS officer? Well, इसका बहुत ज़्यादा हाइप है. To be very frank, मैंने कभी शायद 4 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा. What is needed is the perseverance कि आप लगातार उतने घंटे पढ़ें. If you are comfortable by studying just 4 hours a day, अगर आप 4 घंटे में लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने में, आपने लगता है कि आपने कुछ पढ़ा है, तो आप 4 घंटे पढ़िए, बट कंसिस्टेंटली पढ़िए. That is more important. Now, what is the skill required for becoming an IAS officer? See, as I have told, you can be a graduate from any discipline. So there is no dependence on the discipline. The only skill that you need in your life to become an IAS officer is hard work. Always remember, hard work will beat talent if talent doesn't work hard. No matter how much talented you are, a hard-working person will definitely beat you. Now, what are the perks associated with the job? Well, as a part of the training, we go to a foreign country for the foreign attachment. Then we are exposed to various parts of the nation as a part of a Bharat Darshan. We are taken to various academies like RBI. Then we are met with the various celebrities, I would say, like Prime Minister of India, President of India, Vice President of India. We are invited into the Rashtrapati Bhavan. We are taken and given a first-hand exposure to various subjects, various disciplines, which in itself is a huge perk. If you talk about the rest of the things, then surely the job diversity which is associated with the job is unparalleled. Now about the Lal Batti, we do not have a Lal Batti anymore, so there is no difference or no discrimination between the rest of the people and so-called the bureaucrats.